Hi everyone, welcome to the advanced level of crypto API trading, beginner to advanced sessions using CoinDCX API. I am Archit, founder of Automate Algos. I am here to teach the DCA strategy development today. So आज हम देखेंगे किस तरीके से हम पूरी DCA strategy को बनाते हैं. मैंने अपने पास कोड करके रखा हुआ है DCA strategy को, तो हम एक लाइन बाय लाइन एनालिसिस करेंगे एंड इस कोड के अंदर मैंने कुछ भी ऐसी चीज यूज नहीं करी है जो कि आउटसाइड द स्कोप जो हमने पिछले बेसिक्स और इंटरमीडिएट लेवल में पढ़ा. मैंने जो इंटरमीडिएट लेवल में हम लोगों ने फंक्शंस बनाए थे, मैंने डायरेक्टली उन्हीं को ही कॉपी पेस्ट किया है. और मैंने जैसा कि शुरू के लेक्चर्स में बोला था, 4 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं: इफ एल्स कंडीशन, लूपिंग, फंक्शंस और पांडास. इन्हीं चारों का यूज करा है इन सारी स्ट्रैटेजीज को बनाने में, इसके अलावा कुछ भी नहीं. आप थोड़ा सा इस स्ट्रैटेजी को पढ़ेंगे, कोड को देखेंगे, कोड को समझेंगे, तो आपको सारी चीजें समझ में एक एक करके आती चली जाएंगी, आपने अगर हमारे सारे के सारे पुराने लेक्चर्स फॉलो किए हैं. तो चलिए स्टार्ट कर. तो मैं आ जाता हूँ DCA स्ट्रैटेजी वाले बोर्ड पे. अगर आप लोगों को याद होगा, जब मैंने फ्लो ऑफ द कोड पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था हम कोड में ऊपर की तरफ सारी लाइब्रेरीज रखते हैं, फिर इंपॉर्टेंट ग्लोबल वेरिएबल्स रखते हैं जिनको हमें बार बार रिपीट नहीं करना पसंद है, फिर फंक्शंस रखते हैं और फिर कोड को चलाने के लिए फंक्शन कॉल्स रखते हैं. वही फ्लो का हमने यूज करा है. सबसे पहले ऊपर हमने सारी लाइब्रेरीज रखी हैं, ये टाइम स्टैम्प वाले तक, क्योंकि सारी ही API कॉल्स में कॉमन होता है, यहाँ तक हमने सेम रखा है. यहाँ से मैंने Python 2 हटा दिया है. मैंने जो पैरामीटर्स हम लोगों को जरूरत पड़ेगी DCA स्ट्रैटेजी को हैंडल करने के लिए, वो सारे के सारे एज अ ग्लोबल वेरिएबल ऊपर रखे हैं. और एक चीज अगर आप नोटिस करोगे, ये सारे ग्लोबल वेरिएबल्स मैंने कैपिटल लेटर्स में लिखे हैं. ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट है कैपिटल लेटर्स में लिखना, ये जस्ट पाइथन डेवलपर्स का कोड लिखने का स्टाइल रहता है. आप यहाँ पे अपना एक सिंबल दे सकते हैं, आप यहाँ पे बता सकते हैं कि कितनी देर बाद आपकी DCA स्ट्रैटेजी चेक करे वापस प्राइसेस को. इसको अभी मैंने 24 घंटे दे रखा है. अगर आप चाहो तो इसको 24 मिनट कर सकते हो, इसका 60 हटा के. अगर आप चाहो तो 24 सेकंड कर सकते हो. जितना आपको देना है ये आपके ऊपर है. आप चाहते हो हर 5 मिनट में चेक होता रहे, तो आपको बस ये करना है 60 × 5, और आप वो हर 5 मिनट में चेक होता रहे. इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपको देना है कि आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है USDT में. तो यहाँ पे मैंने 500 का डाल रखा है. ऑल्दो मेरे पास बैलेंस कम है, इनसफिशिएंट फंड्स का एरर आएगा, बट हमारे को देखने को मिलेगी स्ट्रैटेजी. DCA स्ट्रैटेजी का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है, वो एक ये ड्रॉबैक होता है कि जब प्राइस नीचे आना शुरू करती है, कभी कभार वो इतना ज्यादा नीचे आ जाती है कि वो हमारे कंट्रोल से बाहर चला जाता है, तो वहां पे हमारे लॉसेस बहुत बढ़ जाते हैं. इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम लोग अपना एक परसेंटेज लगा देंगे कि अगर हमारी पहली जो बाय कॉल हुई थी DCA स्ट्रैटेजी के अंदर, अगर वहां से प्राइस 5%, 10% या 20% नीचे आ जाता है, तो मुझे अब और ज्यादा डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग नहीं करनी है, मुझे और एवरेजिंग नहीं करनी है. सिस्टम रुक जाए वहां पे. अब जब सेलिंग की बारी आए तभी वहां से अब चलना शुरू करें. मैं ये भी बता सकता हूँ कि मेरे को कितने परसेंटेज का प्रॉफिट ऊपर की तरफ चाहिए, एंड देन मैं अपनी लेवरेज सेट कर सकता हूँ. ये लेवरेज आप बाय के लिए अलग रख सकते हो, सेल के लिए अलग रख सकते हो. अभी मैंने कॉमन रखा है. बाय सेल का अगर आपको लेवरेज अलग रखना है तो आप वेरिएबल को बस अलग अलग बना दो, बाय लेवरेज और सेल लेवरेज, और वैसे ही आप बाय लेवरेज और सेल लेवरेज का वेरिएबल पास करो. ये फर्स्ट बाय प्राइस को मैंने इसलिए रखा हुआ है ताकि मुझे ये पता रहे मेरा पहला बाय कब कितने पे हुआ था और उससे मुझे कितना नीचे तक ट्रैक करना. तो आपका कोड ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा विदाउट एनी स्टॉप. अब आते हैं नीचे. फंक्शंस अभी बेसिकली हम लोग यूज नहीं करेंगे, क्योंकि सबसे पहले ग्लोबल वेरिएबल्स, उसके बाद फिर नीचे आता है कोड सबसे ज्यादा, अगर आपको फ्लो ऑफ द कोड याद हो. अगर मैं फंक्शंस का भी बताऊं तो मैंने डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करा है गेट LTP वाले फंक्शन को जो हमने देखा हुआ था, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करा है मैंने प्लेस ऑर्डर वाले फंक्शन को जो हमने देखा था. ये 3 फंक्शन मैंने नए बनाए हैं, या बोल सकते हैं 4 फंक्शन मैंने नए बनाए हैं. एक फंक्शन कैलकुलेट कर रहा है क्वांटिटी, तो हमारे पास जितना इन्वेस्टमेंट अमाउंट है और अभी जो करंट प्राइस चल रही है उसके हिसाब से मैंने इसको डिवाइड कर लिया है. तो लेट्स से अगर करंट प्राइस 100 की चल रही है और मेरे को 1000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं, तो मैं 10 क्वांटिटी लेके जा सकता. इसको मैंने राउंड ऑफ 3 करा है. क्यों? क्योंकि अभी मैं BTC यूज कर रहा हूँ, उसमें 3 डेसिमल प्लेसेस तक प्रिसीजन चाहिए होता है. इस प्रिसीजन के लिए अगर हमारे पास CoinDCX में एक और API बनता है तो मैं डायरेक्टली कोड के अंदर आपको इनकॉर्पोरेट करके दे दूंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं पड़े. ये मेरी कंडीशंस है, क्या मुझे बाय करना चाहिए या नहीं. अगर मेरा पहला बाय नहीं हुआ है तब मुझे करना चाहिए, या फिर अगर मेरा पहला बाय हो भी गया है और मैं एक लिमिट परसेंटेज के अंदर ही अंदर हूं, तब भी मुझे बाय कर लेना चाहिए. ये वाला फंक्शन ये बता. उसके बाद मेरी सेलिंग का बात आती है, क्या मुझे सेल करना चाहिए. तो अगर मेरा टारगेट प्राइस प्रॉफिट परसेंटेज पे आ जा रहा है तब मैं सेलिंग के लिए हाँ भेजूँ.
ये जो मैं रिटर्न ऐसे कर रहा हूँ, इससे मेरे पास ट्रू और फॉल्स की वैल्यूज रिटर्न होके जाती है, जो हमें ये बताती है हमें बाइंग करनी चाहिए या सेलिंग करनी चाहिए, हाँ या ना। अब मैं आता हूँ अपने मेन फंक्शन पर, जो कि ये हमारा स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, हम ये नीचे से बस एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं, रन DCA बॉट, और ये हमारा फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। मैंने फर्स्ट बाय प्राइस को ग्लोबल रखा है क्योंकि मेरे को पूरे कोड के अंदर फर्स्ट बाय प्राइस के अंदर चेंज नहीं चाहिए। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, बाय प्राइसेस अपनी सारी स्टोर करने के लिए एक लिस्ट बना रहा हूँ। अपनी पूरी टोटल क्वांटिटी जितनी है उसको मैं अभी 0 करके चल रहा हूँ, और मैं ये इनफाइनाइट लूप चला दे रहा हूँ ट्रू करके। ये मेरे को करंट प्राइस का LTP लेकर आ जाए, ये नॉर्मल है, हम जो LTP लाते थे। अब शुड बाय में ये चेक करे करंट प्राइस को ले जाके, फर्स्ट बाय प्राइस को ले जाके, और लिमिट परसेंटेज को, कि बाय प्राइस कहीं ऐसा तो नहीं है कि और नीचे आ गई है, लिमिट परसेंटेज से भी नीचे। और मैं क्या करूंगा, क्वांटिटी कैलकुलेट कर लूंगा जो ऊपर वाला फंक्शन था डायरेक्ट बुला के, और मैं यहाँ पे ऑर्डर को प्लेस करूँ। ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए फ्यूचर्स API में 5 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, बाय सेल, सिंबल, प्राइस, लिमिट प्राइस, क्वांटिटी और लेवरेज। हमने 5 चीजें दे दी यहाँ पे निकाल, और जो भी प्राइस थी, जो करंट प्राइस थी, उसी पर हमारा लिमिट प्राइस लगेगा। बाय होगा तो उस प्राइस पे होगा, तो हमारे कोड ने उसको स्टोर कर लिया। यही हमारी टोटल क्वांटिटी जो है, टोटल क्वांटिटी के अंदर भी हमने प्लस करते चले गए जो हम क्वांटिटी खरीदते जा रहे हैं। अगर हमारा पहला बाय प्राइस अभी तक नहीं हुआ है तो हम करंट प्राइस को ही अपना पहला बाय प्राइस मानेंगे। अगर पहले से ही हमने कुछ और पे बाय प्राइस कर रखा है तो अपने आप ही वो फर्स्ट बाय प्राइस पे वही स्टोर हो जाए। फिर आता है ऑर्डर रिस्पॉन्स, कि हमारा क्या ऑर्डर प्लेस हुआ या नहीं। यहाँ पे आप जब बाय प्राइस को अपेंड कर रहे हो, यहाँ पे आप एक और चेक लगा सकते हो। अगर आपके ऑर्डर के अंदर कोई एरर आ गया प्लेसमेंट के टाइम पर, तो आप ये चेक कर सकते हो, इफ माय ऑर्डर रिस्पॉन्स इज एन एरर, तब जो है इसमें अपेंड ना करें, तब वो फिर से वो प्राइसेस कर, क्योंकि अभी ये मान के चल रहा है हमने ऑर्डर प्लेस करा है तो ऑर्डर प्लेस हो गए। अब आते हैं दूसरे वाले सेक्शन पे। क्या अगर हमारे पास बाय प्राइसेस है तो वो एवरेज बाय प्राइस देखेगा कि हमारी एवरेज बाय प्राइस क्या आई है, तो वो सारी की सारी बाय प्राइस जो हमारी लिस्ट में स्टोर हो रही है उसको देखेगा और डिवाइड बाय करेगा कितनी बाय प्राइस थी। तो लेट्स से हमने 10 बार खरीदा, तो 10 बार में हमारा एवरेज बाय प्राइस क्या निकल के आया है वो हम यहाँ पे रखते हैं। फिर हम चेक करेंगे क्या हमें सेल करना चाहिए या नहीं। अगर हमारा सेल करने वाला रिस्पॉन्स सही आता है, ये ट्रू आता है ऊपर से जो फंक्शन था हमारा, तो हम ऑर्डर प्लेस कर देंगे सेल का, और जो है हम अपनी बाय प्राइसेस को कर देंगे 0, क्योंकि DCA स्ट्रैटेजी ये बोलता है आप नीचे से डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करते जाओ, और जो पहली प्राइस थी उससे प्लस 10% पे, जैसे हमारे इस कोड के हिसाब से 10% पे अगर आपकी प्राइस जा रही है तो पूरी की पूरी प्राइस आपको जो है बेसिकली 10% पे जाके आपको एग्जिट कर, आपकी एवरेज बाय प्राइस से 10% ऊपर जैसे ही आ गया प्राइस, आप वहां पे जाके एग्जिट कर। तो ये कोड इस बात को, अब क्योंकि सारी बाय प्राइसेस खत्म हो गई तो यहाँ पे आपकी लिस्ट हो जाएगी 0, टोटल क्वांटिटी हो जाएगी 0, और फर्स्ट बाय प्राइस फिर से हो जाएगी 0। अब ये फिर से कोड चलेगा आपका सारी कंडीशंस को फॉलो कर, और ये बार बार इनफाइनाइट टाइम तक चलता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड कोड है, सिंपल कोड है। एक बार आप बैठिएगा, इसमें जो है सारे के सारे चीज़ों को एक एक वैल्यू प्लेस करके देखिएगा, जिसको ड्राई रन बोलते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि क्या क्या चीज़ें हो रही। इस कोड के अंदर ये काफ़ी बेसिक स्टैंडर्ड टेम्पलेटेड कोड है। इसके अंदर आपको अगर अपनी नॉलेज से और अपनी स्ट्रैटेजी से, अपने एक्सपीरियंस से, ट्रेडिंग एक्सपीरियंस से कुछ भी चेंज करना है तो बहुत ही आराम से आप इसमें चेंज कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कोड नहीं लिखा गया है, विद इन 120 लाइन्स के अंदर कोड पूरा का पूरा फिनिश हो गया। इतनी बड़ी DCA स्ट्रैटेजी। अब मैं इसको एक बार रन करता हूँ, ऑल्दो मेरे पास बैलेंस नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा इनसफिशिएंट फंड्स, और ये 5 मिनट रुकेगा कोड। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये बार बार कैसे ट्राई करेगा। मैं यहाँ पे जो वेट टाइम है इसको सिर्फ 5 सेकंड का डाल देता हूँ अभी, तो आपको दिखेगा बार बार वो प्लेस करने की कोशिश करेगा, वो बार बार हर 5 सेकंड में वो प्लेस करने की कोशिश करेगा। तो अब आपके ऊपर है, आपको इसको 5 सेकंड डालना है, 5 मिनट डालना है, वो भी डालना है। आप उतने नंबर ऑफ सेकंड्स आप यहाँ पे डाल देंगे, और ये उतनी देर के बाद बार बार चेक करता रहेगा क्या प्राइस नीचे आया, ऊपर गया, कैसे रहा। तो ये हो गया हमारा DCA का कोड। कोई भी डाउट्स होते हैं कमेंट सेक्शन में बताएं। स्ट्रेट फॉरवर्ड कोड था, हमने इसमें सारी चीजें वही यूज करी है जो हम लोगों ने पहले पढ़ रखी है, आइदर इंटरमीडिएट वाले लेवल पे या फिर हमने बेसिक वाले लेवल। मैं बिल्कुल बाहर गया नहीं हूँ, कोड को स्ट्रेट फॉरवर्ड रखा है, इफ एल्स की कंडीशंस लगाई हुई हैं और फंक्शंस बनाए हुए हैं सारी जगह पे, ताकि आप उसको एक जगह से दूसरी जगह कॉपी पेस्ट कर सकें। आप इसको अलग अलग कॉइन्स पे ट्राई करके देखिएगा, यहाँ पे वैल्यूज को चेंज कर करके देखिएगा, सो दैट आपको समझ में आए कैसे प्ले अराउंड करना है, और फिर आप अपना खुद का कोड, खुद के एज वाला स्ट्रैटेजी कोड बनाने की कोशिश कीजिए। कहीं पे भी फंसते हैं कमेंट पे जरूर आके बताएं, हमारी टीम आपकी जरूर हेल्प करेगी। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग इन। Let's meet in the next session with a very new strategy. Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions.